बच्चों, जो आपका भूगोल है कक्षा 9वीं की, इसमें हम लोगों ने दूसरे अध्याय का तीसरे पार्ट में हिमालय के बारे में अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया था, है ना। जो पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट जो भी बच्चे आप में से नहीं देखे हैं, कृपया करके वो लोग देख लेंगे और बहुत ही आसानी से सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो भी हम लोग आगे पढ़ने वाले बच्चों, जब इस कक्षा से 9वीं कक्षा से आप लोग 10वीं कक्षा में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, कोई भी चीज़ आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। तो आज हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने हिमालय को तो पढ़ ही लिया था, तो यहाँ पर हम लोगों को 6 चीज़ों के बारे में पढ़ना था। तो हिमालय को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, तो अब ये बचा हम लोग का 5। तो इसमें से आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ उत्तर का विशाल मैदान के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बच्चों उत्तर का विशाल मैदान ये भी थोड़ा सा लंबा है और बहुत ही आसान है, आसानी से समझ में आ जाएगा। हम लोग बात करेंगे उसमें उसका निर्माण कैसे हुआ है, और उत्तर का विशाल मैदान जो है इसको विभाजित किस प्रकार से किया गया है, नदियों के आधार पर किस प्रकार से विभाजित किया गया है, और इसकी उर्वरता शक्ति के बारे में बात करेंगे, किस किस राज्यों में ये फैली हुई है उत्तर का विशाल मैदान, और जो है इस क्षेत्र में कौन सी नदियाँ बहती है स्पेशल रूप से, और जो है किस प्रकार की फसलें उपजाई जाती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान बच्चों, आप लोग जो भारत का जो नक्शा देखें, तो जो आपका ये वाला जो क्षेत्र है ना उत्तर का, मतलब कि प्रमुख रूप से इसमें आ जाएंगे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल, ये वाला क्षेत्र प्रमुख रूप से क्या हो जाएगा, उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो हिमालय पर्वत के दक्षिण और दक्षिणी पठार के उत्तर 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों से बना यह विशाल मैदान सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है। इसे ही उत्तर का विशाल मैदान कहा जाता है। यानी कि जो आपका हिमालय पर्वत, इस प्रकार से हम लोग पढ़ा था बच्चों, हिमालय पर्वत ये वाला, तो इसके दक्षिण और दक्षिणी पठार के बीच, यानी कि ये जो दक्षिणी पठार है नीचे में, तो इसके ऊपर यानी कि इसके उत्तर और हिमालय पर्वत के दक्षिण में, यानी कि बीच वाले जो क्षेत्र में जो आपका मैदान है, ये 3 नदी प्रणालियों के द्वारा निर्माण हुआ है इसका। कौन कौन से, तो ये है आपका गंगा नदी, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी और आपका एक सिंधु नदी। इन तीनों नदियों के मिलने से बना है और इन तीनों नदियों और इसके सहायक नदियों द्वारा निर्माण किया गया है। तो इसको कहा जाता है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान या फिर उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये मैदान जलोढ़ मिट्टी से, इस यानी कि इसका जो निर्माण हुआ है जलोढ़ मिट्टी से निर्माण हुआ है, इसका जलोढ़ मिट्टी से बना है। जलोढ़ मिट्टी बच्चों प्रमुख रूप से इसमें क्या होती है, बहुत ही उपजाऊ होती है ये फसलों के लिए, है ना। इसमें यानी कि फसलों का जो उत्पादन होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। ये भारत की ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ और घनी जनसंख्या वाला मैदान है। यानी कि जो जलोढ़ मिट्टी का मैदान, यानी कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है, जो जलोढ़ मिट्टी से बना जो क्षेत्र होता है, वो क्या होता है बच्चों, बहुत ही उपजाऊ होता है। और उपजाऊ के कारण वहाँ पर क्या होते हैं बच्चों, बहुत ही जनघनत्व यानी कि जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा होती है। क्योंकि क्या होता है, मैदानी क्षेत्र में रहना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही सुविधाजनक होती है ना। तो वहाँ पर सारी चीज़ आसानी से मिल जाती है। यातायात का साधन, सड़कों का निर्माण करना आसान होता है, सिंचाई व्यवस्था अच्छी होती है। तो इसलिए ज़्यादा लोग कहाँ पर रहना पसंद करते हैं, तो प्रमुख रूप से मैदानी क्षेत्र में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन यानी दरोनी में जलोढ़ के निक्षेप से इस भाग का निर्माण हुआ है। यानी कि लाखों वर्ष में क्या हुआ है, हिमालय के गिरिपाद, हिमालय के गिरिपाद मतलब कि हिमालय के प्रमुख रूप से उसके नीचे वाला क्षेत्र, यानी कि उसके प्रमुख रूप से जो आपका गोद है बच्चों, इस प्रकार से हम लोग बोलेंगे, उसमें स्थित ये क्या हुआ है, दरोनी में जलोढ़ का निक्षेप हुआ है। निक्षेप मीन्स होता है जमा होना, निक्षेप मीन्स होता है जमा होना। जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप से इस मैदान का निर्माण हुआ है। ये 7 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यानी इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। पश्चिम से पूर्व इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है और 150 से 500 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। यानी कि बच्चों इसकी लंबाई की बात किया तो इस प्रकार से इसकी लंबाई है आपका लगभग 2400 किलोमीटर, और जो इसका चौड़ाई है, चौड़ाई जो है प्रमुख रूप से ये चौड़ाई है आपका 150 से लेकर के 500 मीटर के बीच। ठीक है, ये जो है प्रमुख रूप से मैदान सामान्यतः समुद्र तल से 240 मीटर ऊंचा है। यानी कि कितना, 240 मीटर ऊंचा है, और कहीं पर थोड़ा सा इससे अधिक, यानी कि इससे अधिक नहीं है, 240 मीटर मैक्सिमम तक पहुंचता है। पश्चिमी मैदान की ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और पूर्व मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। यानी कि यहाँ पर कह रहा है बच्चों, जो पश्चिमी मैदान की जो ढाल है, ये पश्चिम वाला जो क्षेत्र है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान वाला क्षेत्र है, तो इसकी जो ढाल है ये किधर से किधर है, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है। यानी कि ढाल इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। ठीक है,
ये हो गया। और जो ये वाला जो क्षेत्र है बच्चों, इसकी ढाल कैसे, तो इस प्रकार से, यानी कि नदियाँ जो जाती है, देखिए यहाँ पर नदियाँ इस प्रकार से जाती है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, ये सिंधु नदी ये इस प्रकार से जाती है, इसलिए इसका ढलान इस प्रकार से बच्चों, ठीक है। और जो है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र ये नदी इस प्रकार से जाती है इधर, तो ये इस उत्तर वाले मैदान का ये वाला जो भाग है पूर्वी मैदान, इसका ढाल कैसे है, तो इसका ढाल है आपका प्रमुख रूप से उत्तर पश्चिम से कहाँ पर, तो दक्षिण पूर्व की तरफ, ठीक है। यही बात यहाँ पर कह रहा है। आगे बात करते हैं, इस विशाल मैदान को मोटे तौर पर 4 भागों में बांटा गया है, यानी कि जो उत्तर का विशाल मैदान है बच्चों, इसको कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया। सिंधु और इसकी सहायक नदियों के द्वारा बना भाग पश्चिमी मैदान या पंजाब का मैदान कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, यानी कि जो आपका सिंधु और इसकी जो सहायक नदियां हैं, सिंधु की सहायक नदी को याद रखना है 5 प्रमुख रूप से, झेलम, व्यास, रावी, चेनाब, सतलज, ये आपका 5 नदियां हैं। ये पांचों नदियां किसकी सहायक नदियां हैं, तो सिंधु की सहायक नदियां हैं बच्चों, ठीक है। और सिंधु और इसकी सहायक नदियों से जो उत्तर का विशाल का मैदान जो निर्माण हुआ है, इसका नाम क्या दिया गया, इसका नाम दिया गया पश्चिमी मैदान या फिर पंजाब का मैदान, ठीक है। इसका बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है, क्योंकि इससे पहले जब आज़ादी से पहले बच्चों 1947 से पहले ये पूरा का पूरा मैदान किसके अंतर्गत आता था, भारत के अंतर्गत आता था। लेकिन जैसे ही स्वतंत्र हुआ भारत, तो भारत का विभाजन हो गया, भारत और पाकिस्तान 2 देशों में। तो प्रमुख रूप से बच्चों जो क्षेत्र है आपका पंजाब का मैदान यानी कि पश्चिमी मैदान, ये इसका ज़्यादातर हिस्सा किसके साथ चला गया, पाकिस्तान के साथ चला गया। भारत में पंजाब और हरियाणा का पश्चिमी भाग इसमें सम्मिलित है, यानी कि भारत का जो राज्य पंजाब आता है और हरियाणा आता है, इसी भाग के अंतर्गत आता है। इस भाग में हिमालय से निकलकर प्रवाहित होने वाली इसके सहायक नदियाँ प्रमुख रूप से झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज है। ये 5 नदियों को आप लोग को ध्यान रखना है बच्चों, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। रावी और व्यास के दो आब बोलते बच्चों 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, 2 बड़े जल राशि के बीच का सूखा भाग, यानी कि भूमि वाला भाग, उसको बोलेंगे 2 आब। 2 मीन्स हो गया 2 और आब मीन्स होता है बच्चों पानी, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। 2 पानी के बीच वाला क्षेत्र है जो सूखा हो, जहाँ पर क्या हो खेती होती की जा सकती हो, उसको बोलते हैं 2 आब। तो प्रमुख रूप से रावी और व्यास के रावी और व्यास दोनों मिलकर के कौन सा 2 आब का निर्माण करता है, तो बाड़ी 2 आब का निर्माण करता है बच्चों, बाड़ी 2 आब, ठीक है। ध्यान रखिए किस प्रकार से रावी और व्यास मिलकर के बाड़ी। तो देखिए बच्चों व्यास का वो यानी कि व्यास को ब कर दीजिए, तब बा हो गया, और रावी से रा आ गया ना, तो यहाँ पर बाड़ी 2 आब किसके किसके मिलने से बन जाएगा, तो रावी और व्यास के मिलने से बन जाएगा। उसी प्रकार से व्यास और सतलज के बीच मिलने से विष्ट 2 आब का निर्माण करता है। देखिए व्यास और सतलज, तो व्यास से क्या ले लेंगे, वो लेंगे और सतलज से 100 ले लेंगे, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, विष्ट, है ना, विष्ट बन जाएगा बच्चों व्यास सतलज। उसके बाद इस मैदान की औसत ऊंचाई लगभग 150 मीटर से 300 मीटर के बीच तक है, यानी कि इसकी औसत ऊंचाई जो है समुद्र तल से कितनी है, तो 150 मीटर से 300 मीटर है। सामान्य ढाल उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर है। विशाल मैदान का दूसरा उपभाग राजस्थान का मैदान है, यानी कि जो आपका विशाल मैदान का जो दूसरा भाग है वो राजस्थान का मैदान है। इसका विस्तार अरावली पर्वत कहाँ है पर बच्चों, तो राजस्थान वाले क्षेत्र में है। अरावली पर्वत राजस्थान से इस प्रकार से जाती है बच्चों दिल्ली तक, ठीक है, राजस्थान से दिल्ली तक फैला हुआ है अरावली पर्वत का। ये मुख्यतः अर्धशुष्क मतलब कि ये क्या है, शुष्क मैदान है, शुष्क प्रदेश है। और बालू का स्तूप यहाँ की प्रमुख स्थलाकृति है, यानी कि क्या होती है बच्चों, बालू का स्तूप है, बालू के ऊंचे ऊंचे टीले मिलेंगे यहाँ पर आपको इस प्रकार से, ठीक है। क्या होती है, हवाएं चलती है तो बालू के कण एक जगह जाकर के जमा होती है, उसको ले जाकर के और टीलों का निर्माण करता है, छोटे छोटे बालू के पहाड़ों का निर्माण करता है, यानी कि बालू का स्तूप मतलब समझिए बालू का छोटे छोटे पहाड़। पूर्वी भाग में यहाँ कई पहाड़ियाँ हैं जिन्हें टोर कहते हैं, यानी कि पूर्वी भाग में क्या है बच्चों, कई पहाड़ियाँ हैं राजस्थान में जिसको क्या कहता है, बालू के पहाड़ को टोर। और लूनी इस प्रदेश की प्रमुख नदी है जो वर्षा के दिनों में कच्छ के रन तक जाती है। याद रखिएगा सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी, अगर आपको पूछे राजस्थान की सबसे बड़ी नदी तो लूनी नदी बच्चों, ठीक है। लूनी नदी कहाँ पर है, तो प्रमुख रूप से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, लूनी नदी याद रखेगा, तो ये आपका राजस्थान में है। और ये जो है आपका जब वर्षा के दिन में इस नदी में बहुत ज़्यादा पानी रहती है। इस प्रदेश में सांवर, डेगना, दिदवाना तथा कुचापन जैसे प्रसिद्ध खारे पानी की झील है, यानी कि जो है खारे पानी की झील कौन से क्षेत्र में, राजस्थान वाले क्षेत्र में
सांवर, डेगना, दिदवाना और कुचापन। ये कैसे झील है? तो आपका खारे पानी का झील है। ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन आगे आ सकता है कि खारे पानी के झीलों का नाम लिखें, 2 या 3 खारे पानी के झीलों का नाम लिखें। तो यहाँ से आपको याद रखना, ये आपको आंसर करेंगे यहाँ पर, ठीक है, जब हम लोग लघु उत्तरीय क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। तो यमुना नदी से लेकर पूर्व में बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक फैले मैदान को मध्यवर्ती मैदान या गंगा का मैदान कहते हैं। यानी कि आप कहाँ से लेंगे? यमुना नदी वाला जो क्षेत्र है, यमुना नदी ये इस प्रकार से जो जाती है, यमुना नदी से लेकर के कहाँ तक? तो बांग्लादेश तक का क्षेत्र, ये कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? तो गंगा का क्षेत्र कहलाएगा, गंगा का मैदान कहलाएगा, ठीक है। मध्यवर्ती मैदान भी इसी का नाम है। ये विशाल मैदान का तीसरा उपभाग है। ये घग्गर से तीस्ता नदी तक लगभग 1400 किलोमीटर लंबा है। यानी कि इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 1400 किलोमीटर। इस मैदान की ढाल सामान्यतः उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, कैसे बच्चों? इस प्रकार से ढाल है, उत्तर पश्चिम से लेकर के इस प्रकार से जाती है, क्योंकि नदियाँ इसी तरफ जाती है ना। गंगा इस प्रकार से बह करके इधर जाती है, तीस्ता भी नदी इधर जाती है, सोन नदी, यमुना नदी, जो भी नदी है इस प्रकार से जाती है। तो इसलिए इसका ढाल कैसे हो गया? उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूरब की ओर, ठीक है। उसके बाद इसका विशाल उत्तर राज्यों के यथा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिमी बंगाल में फैला हुआ है। यानी कि जो गंगा का मैदान है प्रमुख रूप से कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है? उत्तर प्रदेश याद रखना है, बिहार, झारखंड का कुछ भाग और पश्चिमी बंगाल, यानी कि इन प्रमुख 4 राज्यों में फैला है। इस विस्तृत मैदान को 3 उपभागों में बांटा गया है। यानी कि गंगा का मैदान जो है इसको भी फिर उपभाग में बांटा गया, 3 उपभाग में। एक ऊपरी गंगा का मैदान, इसके अंतर्गत दिल्ली से इलाहाबाद का क्षेत्र आता है। मध्यवर्ती गंगा का मैदान, इसके अंतर्गत इलाहाबाद से फरक्का ब्रिज है ना, फरक्का ब्रिज सुने आप लोग, ये कहाँ पर? आपका पश्चिमी बंगाल में आता है। और निचली गंगा का मैदान, इसके अंतर्गत गंगा का डेल्टाई प्रदेश आता है, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो यहाँ पर आपको याद रखना बच्चों, गंगा का जो डेल्टाई प्रदेश वो किस में आता है? पश्चिमी बंगाल में प्रमुख रूप से स्थित है। और जो आपका सुंदरवन डेल्टा है बच्चों, ये पश्चिम बंगाल में ही है, सुंदरवन डेल्टा, और इसका ज़्यादा भाग आपका बांग्लादेश में पड़ता है। तो आपको अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ी डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। ये पहले भी बता दिया था। और ये आपका ऑब्जेक्टिव रूप में इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का नाम कौन सा है, तो आपको वहाँ पर बताना है सुंदरवन की डेल्टा। आगे बात करते हैं, उत्तरी पश्चिमी भाग जो है शिवालिक पहाड़ी और दक्षिण में छिटपुट पहाड़ियों को छोड़कर बिहार राज्य का अधिकतर भाग गंगा और सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है। यानी कि जो बिहार का अधिकांश जो भाग का निर्माण हुआ है बच्चों, वो प्रमुख रूप से गंगा के और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई जो भी जलोढ़ मृदा, उसी से बना है। तो बिहार में प्रमुख रूप से गंगा के साथ कौन कौन सी नदियाँ बहती है? तो एक बहती है बच्चों प्रमुख रूप से आपका सोन नदी भी आती है बिहार में, है ना। सोन नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, कोसी नदी, महानंदा नदी, महानदी, या फिर आपका बागमती, कमला, है ना। इस प्रकार से ये सारी नदियाँ बिहार में बहती है। आगे बात करते हैं उत्तरी गंगा का मैदान तथा दक्षिणी गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा के मैदान यानी कि जो आपका बिहार में जो बहती है बच्चों, इसको 2 भागों में बांटा गया है ना। एक ऊपर वाला को उत्तरी गंगा का मैदान और नीचे वाले को, यानी कि ये मान लीजिए गंगा नदी है, इस प्रकार से। इसके ऊपर वाले भाग को, क्योंकि गंगा नदी बिहार के लगभग बीचों बीच से आती है, तो गंगा के ऊपर वाला भाग को उत्तरी मैदान और नीचे वाला भाग को दक्षिणी गंगा का मैदान कहेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उत्तरी गंगा का जो मैदान है, इसकी प्रमुख नदियों में बात की जाए तो प्रमुख रूप से गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती और कमला और कोसी, महानंदा, ये सारी नदियाँ प्रमुख रूप से उत्तरी गंगा के मैदान के प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। बाकी बात की जाए, कोसी को बिहार का शोक भी कहा था। यानी कि कोसी को क्या कहा था? बिहार का शोक। बिहार का शोक इसलिए कहा था बच्चों, क्योंकि कोसी में जो बांध आता है ना, ये बहुत ही विनाशकारी होता है। और ये बिहार के क्या करती है बच्चों? पूरे खेतों को काट करके फसलों को नष्ट कर देती है, जिस पर कारण से ये क्या होती है? बड़ी जान और माल की क्षति होती है, जिस कारण से इसको क्या कहता है? कोसी को बिहार का शोक। शोक मीन्स होता है बच्चों गम, दुख, ठीक है। तो बिहार का दुख या बिहार का शोक कहता है। यहाँ की नदियों में प्रतिवर्ष बाढ़ आते रहते हैं। यानी कि बिहार में जो भी नदियाँ बहती है, यहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ आते रहते हैं, आप लोग अपने आंखों से देखते हैं, जिसके कारण यहाँ छाड़न झील, दलदल और चौड़ भूमि का विस्तार हुआ है। यानी कि कई प्रकार के झीलों का निर्माण हुआ है, छाड़न झीलों का निर्माण हुआ है। छाड़न झील मतलब बच्चों मान लीजिए इस प्रकार से एक नदी जा रही है, ठीक है, इस प्रकार से एक नदी आ रही है, तो ये नदी क्या होता है बच्चों? यहाँ पर मान लीजिए ये नदी अपना रास्ता बदल दिया और ये नदी इस प्रकार से बहने लगा, तो ये आपका अलग से एक झील का निर्माण हो जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग छाड़न झील, ठीक है। तो समझ में आ गया ये छाड़न झील के बारे में। चलिए आगे बात करते हैं। दक्षिणी गंगा के मैदान की जो प्रमुख नदियां हैं वो है आपका सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी तथा चानन नदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारा चीज़ है बच्चों, आप लोग को ध्यान रखना है। मान लीजिए अगर मैं ये बना देता हूँ बिहार, ठीक है, ये मान लीजिए बिहार इस तरह से बॉक्स की तरह बना दिया मैंने। अब यहाँ पर हमने बना दिया गंगा नदी, तो इस प्रकार से गंगा नदी बीचों बीच से बहती है, इस प्रकार से बहती है, पटना से होकर के बक्सर, पटना,
ये वैशाली, इस प्रकार से ये भागलपुर कटिहार होते हुए चल जाती है इस प्रकार से। तो ये जो ऊपर वाला जो क्षेत्र है बच्चों, इसको बोलेंगे हम लोग गंगा का उत्तरी मैदान। ये वाला जो क्षेत्र है गंगा का उत्तरी मैदान। और जो नीचे वाला जो क्षेत्र है बच्चों, 1 सेकेंड, क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका, इस प्रकार से गंगा नदी आ रही है, तो ऊपर वाला उत्तरी मैदान हो गया, नीचे वाला ये हो गया आपका दक्षिणी मैदान। तो यहाँ पर जो नदियाँ बहती है, यहाँ पर जो है प्रमुख रूप से उत्तरी मैदान में यहाँ पर जो नदियाँ हैं ये है आपका गंडक नदी, यहाँ पर बूढ़ी गंडक नदी, सोन नदी, ये कोसी नदी, महानंदा, गोमती, कमला, यहाँ पर प्रमुख नदियाँ हैं। और अगर दक्षिणी बिहार की बात की जाए बच्चों, तो यहाँ पर है आपका सोन नदी, फल्गु नदी, पुनपुन नदी और चेनान नदी। ठीक है, याद रखिएगा चेनान नदी। ये सारे प्रमुख रूप से दक्षिणी बिहार की नदियाँ हैं। ये नदियाँ ग्रीष्म काल में क्या हो जाती है, सूख जाती है। यानी कि ये जो आपका ग्रीष्म ऋतु होती है, यानी कि आपका जो आपका प्रमुख रूप से बच्चों गर्मी का जो मौसम होता है उसमें क्या हो जाती है, ये नदियाँ सूख जाती है और ये जल की पतली धारा के रूप में प्रवाहित होती है। यानी कि बहुत छोटा छोटा सा पतला पतला नहर की तरह प्रवाहित होती है। निम्न क्षेत्रों को यहाँ पर जल्ला और टाल कहा जाता है, जो नई जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग जो भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जो भी जिला से आप लोग के निवासी हैं, वहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ आप लोग के स्थानीय नदियाँ हैं, इसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो निम्न क्षेत्र को क्या कहता है बच्चों, जल्ला, टाल और टाल भी कहा जाता है, और जो नई जलोढ़ मिट्टी का क्या है, निर्माण करता है। ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है बच्चों, ये पूर्वी मैदान या फिर इसको बोलते हैं पूर्वी मैदान, असम राज्य में सदिया के उत्तर पूर्व से होकर के धुबड़ी स्थान तक लगभग 650 किलोमीटर तक लंबा है। यानी कि जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है, गंगा का मैदान 3 भागों में बांट दिए। ये हो गया सिंधु का मैदान, एक हो गया गंगा का मैदान, और एक हो गया आपका प्रमुख रूप से ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ये आपका उत्तर का विशाल मैदान 3 भागों में बांट दिया है ना। तो हम लोगों ने सिंधु नदी को देख लिया, उसके बाद हम लोगों ने गंगा नदी को देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान को, है ना। तो ब्रह्मपुत्र का मैदान या फिर इसको बोलते हैं पूर्वी मैदान, ये कहाँ से स्थित है, कहाँ पर, तो प्रमुख से असम राज्य में एक जगह है सदिया, तो वहाँ के उत्तर पूर्व से शुरू होती है और कहाँ से, धुबड़ी नामक स्थान तक लगभग इसकी लंबाई है कितना किलोमीटर, तो 650 किलोमीटर। इस मैदान के पश्चिमी भाग को छोड़ करके सभी और क्या है, ऊंचे पहाड़ी भाग हैं। यानी कि इस भाग को यदि हम लोग पश्चिमी भाग को छोड़ दें असम का, तो वहाँ पर सिर्फ मैदानी है, बाकी सब जगह पहाड़ी है। इस भाग का ढाल क्रमशः उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर है। यानी कि प्रमुख से इसका जो ढाल है बच्चों, कहाँ से कहाँ तक है, तो इस प्रकार से उत्तर और पूरब, तो ये उत्तर पूर्व, और उत्तर पूर्व से कहाँ, दक्षिण पूर्व, इस प्रकार से बच्चों दक्षिण पूर्व। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी इस मैदान के मध्य से होकर के गुजरती है, और इस नदी के बीच स्थित माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, माजुली द्वीप, ये कहाँ पर स्थित है, तो असम में स्थित है। ये माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप ये किस नदी पर स्थित है, तो ये आपका ब्रह्मपुत्र का जो नदी है बच्चों, ब्रह्मपुत्र की नदी इसी पर स्थित है, माजुली द्वीप। ठीक है, समझ में आया। ये नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप अगर पूछा जाए तो वो है आपका माजुली नदी द्वीप। नदी द्वीप किसको बोलते हैं बच्चों, मान लो ये नदी बह रही है और ये नदी मान लो ब्रह्मपुत्र ने ये नदी बह रही है, तो इस प्रकार से क्या हो गया है, इसके बीच में एक बड़ा सा सूखा क्षेत्र का निर्माण हो गया है, जहाँ पर एक छोटा सा गांव बस गया है, या लोग निवास करने लगे हैं, खेती करने लगे हैं, तो उसको बोलेंगे हम लोग नदी द्वीप। ठीक है, आगे बात करते हैं। भौतिक आकृतियों की भिन्नता के आधार पर विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। यानी कि जो आपका भौतिक आकृति को आधार पर अगर हम बांटेंगे, तो उत्तर का जो विशाल मैदान है इसको कितने भागों में बांटेंगे, 4 भागों में। ठीक है, नदियों के आधार पर 3 भागों में, सिंधु नदी का मैदान, गंगा नदी का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। लेकिन अगर हम लोग भौतिक आकृति के बारे में बात करेंगे तो 4 भागों में बांटेंगे, है ना। नदियां द्वारा पर्वत से नीचे उतरते समय शिवालिक ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े काफ़ी मोटाई में जमा कर देते हैं, और इसी निक्षेप को क्या कहते हैं, भाबर कहा जाता है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। यानी कि जो नदियाँ हिमालय पर्वतमाला से उतरती है, मान लो ये आपका हिमालय पर्वतमाला है, ठीक है, ये आपका हिमालय पर्वतमाला हो गया। तो हम लोगों ने पढ़ा था हिमालय को 3 भागों में, है ना, 3 भागों में जाना था। ये इसको बोले थे हम लोगों ने, सबसे ऊपर वाले भाग को उत्तरी हिमालय या हिमाद्री, बीच वाले को बोला था हम लोग मध्य हिमालय, और नीचे वाले को बोला था शिवालिक हिमालय। मान लो एक नदी इस प्रकार से निकलती है, तो नदी जो निकलती है ये क्या करेगा बच्चों, अपने साथ कंकड़ पत्थर बजरी, है ना, इस प्रकार से लाएगा वो, और वो ला करके क्या करेगा, जो भारी कण होंगे यहाँ पर ला करके छोड़ देगा। अब यहाँ पर जो ला करके छोड़ देगा इस क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र को नाम दिया गया भाबर। समझ में आया। भाबर प्रदेश में छोटी छोटी नदियाँ लुप्त हो जाती है, यानी कि छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं, कंकड़ के टुकड़े होते हैं, तो वो क्या हो जाता है बच्चों, वहाँ पर नदियाँ लुप्त हो जाती है। किंतु जब इस पट्टी के दक्षिण में नदियाँ या सरिताएं, सरिता हुई नदियाँ हुई बोला जाता है, पुनः प्रकट होती है,
तो नम एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। यानी कि ये जो आपका कंकड़ पत्थर वाले क्षेत्र से आगे निकलती है तो किस प्रकार का क्षेत्र का निर्माण करता है? दलदली। यानी कि भाबर सबसे पहले ऊपर में बन गया भाबर, भाबर के बाद दलदली क्षेत्र बन गया, और दलदली क्षेत्र फिर ये क्या कहलाता है? तराई क्षेत्र कहलाता है। यानी कि भाबर जो क्षेत्र था हम लोग को पता चल गया, उसमें जो है प्रमुख रूप से पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े, छोटे छोटे कंकड़, ये सब जमा होता है। लेकिन तराई में क्या होता है? दलदली क्षेत्र होता है। यहाँ पर ऊंची घास और घने जंगल फैले हुए हैं जो वन्य प्राणी से भरा होता है। यानी कि जो दलदली क्षेत्र होता है बच्चों, वहाँ पर बहुत ही सघन, बहुत ही घने जंगल पाए जाते हैं और वहाँ पर विभिन्न प्रकार के आपको जानवरें देखने को मिलेंगे। ठीक है। गंगा मैदान में जहाँ नदियाँ द्वारा पुरानी मिट्टी के ऊंचे मैदान बनाए गए हैं, वहाँ नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है। यानी जहाँ पर क्या हुआ है, नदियों द्वारा पुरानी मिट्टी का ऊंचा ऊंचा मैदान बना दिया। मान लीजिए बच्चों ये इस प्रकार से नदी बह रही है, ठीक है, और ये नदी क्या कर दिया, यहाँ पर बना दिया ऊंचा मैदान। ऊंचा मैदान अगर बना दिया है तो उसमें क्या जल का, यानी कि पानी जो पहुँचेगा, नहीं पहुँच पाएगा, पानी इसमें नहीं पहुँच पाएगा, नहीं पहुँच पाएगा पानी। तो इस क्षेत्र को बोलेंगे बांगर। यानी ये क्षेत्र क्या कहलाएगा? आपका बांगर कहलाएगा। और इस क्षेत्र की क्या होगी? मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। यानी कि जिस क्षेत्र में जो गंगा नदी का जो जल है वो नहीं पहुँच पाएगा, बाढ़ नहीं पहुंच पाएगा, तो वहाँ पर किसका निक्षेप हुआ है? पहले से चूना पत्थर का चूना निक्षेप हुआ है, चूना पत्थर का चूनेदार पदार्थों का, तो इसको हम लोग बांगर कहेंगे। और ये नए कछाड़ी भाग जो निचले मैदान और जहाँ बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुंचकर नई मिट्टी की परत जमा कर देता है, उसे खादर कहा जाता है। देखिए, जहाँ पर बाढ़ का जल पहुंच जाएगा उसको बोलेंगे खादर, और जहाँ पर नहीं पहुंच पाएगा उसको बोलेंगे बांगर। इनका प्रत्येक वर्ष क्या होता है? पुनर्नवीनीकरण होता है और इसलिए ये उपजाऊ होते हैं और गहन कृषि के लिए काफ़ी आदर्श माना जाता है। तो इस प्रकार से उत्तर का विशाल मैदान जो है अब हम लोगों ने 4 भागों में बांट दिया। 4 प्रमुख रूप से भौतिक आकृति के आधार, एक हो गया भाबर, एक हो गया तराई, एक हो गया बांगर और एक हो गया खादर। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपको खादर और बांगर को जानना है बच्चों, ठीक है। ये 10 क्लास में आपका आया हुआ है, 10 क्लास में क्वेश्चन पूछा जाता है खादर और बांगर में अंतर स्पष्ट करें, वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, ठीक है, 2 नंबरिया में। तो ये खादर और बांगर क्या होगा? तो बांगर बोलेंगे वह क्षेत्र जहाँ पर नदियों का बाढ़ नहीं पहुँच पाता है, और खादर जहाँ पर बाढ़ पहुँच पाता है। बांगर क्या है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, जबकि खादर क्या है? नवीन जलोढ़ मिट्टी है। बांगर कब उपजाऊ होती है, जबकि खादर अधिक उपजाऊ होती है। इस प्रकार से हम लोग बात करेंगे। जब हम लोग इसके लघु उत्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर मैं अच्छी तरह से आप लोग को लिखा दूंगा सारा चीज़, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यही तक रखते हैं बच्चों, क्योंकि अन्यथा हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। पढ़ते रहिए, अच्छी तरह से मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दिए, अपने दोस्त यार को शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक कमेंट भी करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। पढ़ते रहिए अच्छी तरह से। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।